हेलो बच्चों, वेलकम टू रैपिड रिवीजन सीरीज बाय ऑरस डिजिटल। मैं हूं आपका केमिस्ट्री फैकल्टी शुभम गुप्ता। देखो बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और चैप्टर्स तो आपको सब लोग बताते हैं, लेकिन आज हम लोग आपको वो पढ़ाने आए हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बहुत ही बेहतरीन इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। वो भी बोर मॉडल्स के साथ में कैसे हम उसको रिलेट कर सकते हैं और दोनों को एक साथ कैसे समझ सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और इसके बाद लगाइएगा आप लोग बहुत सारे क्वेश्चंस, और फिर अगर आपको डाउट आते हैं तो कमेंट में हम तो आपके लिए अवेलेबल है ही। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो आइए समझते हैं हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को बोर मॉडल के जरिए। बेटा सबसे पहले हमको बोर मॉडल डिस्कस करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग स्पेक्ट्रम को समझ पाएंगे और उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो अभी तक की जितनी भी थ्योरीज एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने पढ़ी होगी, वो सब थ्योरीज कुछ ना कुछ बताती है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की पोजीशनिंग के बारे में कि एटम में वो कहाँ हो सकते हैं। लेकिन बोर जी ने पहले ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने आकर के ऐसा कुछ बताया कि एक 3D मॉडल होता है। तो पहली बार 3D मॉडल को इंट्रोड्यूस इन्होंने किया। इनके हिसाब से क्या था, जैसा रदरफोर्ड ने बोला था कि भैया जो पॉजिटिवली पार्ट है, हैवीली डेंस जो पॉजिटिव पार्ट है, दैट इज न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है, वो सेंटर ऑफ द एटम पर है। इन्होंने भी सेम बात बोली है कि भैया न्यूक्लियस जो है वो सेंटर ऑफ द एटम पे है। बट रदरफोर्ड हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाया था, और जो दी थी वो गलत इंफॉर्मेशन थी अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोडाइनेमिक थ्योरी। बट यहाँ पर इसने जो इन्फॉर्मेशन दी है, इसने ऐसा बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन रिवॉल्व तो रदरफोर्ड ने भी बोला था, लेकिन रिवॉल्व कहाँ कर रहा है? रिवॉल्व कर रहा है एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। जिस फिक्स्ड सर्कुलर पाथ की जो एनर्जी है वो फिक्स है। क्या मतलब हुआ इस एनर्जी फिक्स का? कि भैया मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है, तो यहां से जब घूमते हुए यहां पहुंचेगा तब भी उसकी एनर्जी उतनी ही होने वाली है। तो यहां पर किसी प्रकार का कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा। कि जैसे हम लोग गरबा खेलते हैं, एक सेंटर के अराउंड हम लोग बनाते हैं, वैसे इन्होंने बनाया कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड दिस इज उस फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को इन्होंने क्या बोल दिया बेटा? ऑर्बिट बोल दिया या शेल बोल दिया। ऑर्बिट या शेल बोल दिया, जो कि स्टेशनरी होता है, जिसकी एनर्जी फिक्स होती है। तो जैसे कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सबसे पास में जो शेल है, शेल नंबर 1 होगी, फिर शेल नंबर 2 होगी, फिर उसके बाद में शेल नंबर 3 होगी, शेल नंबर 4 होगी, शेल नंबर 5 होगी। तो ये बात इन्होंने बताई कि भैया इलेक्ट्रॉन की पोजीशनिंग के बारे में इन्होंने सही तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया, प्लस मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी की। अब हमें यहाँ पर कैसी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी? देखिए, अगर यहाँ पर किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो सबसे पहली बात तो गई कि न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस क्या है। न्यूक्लियस से उसकी डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया है कि उस शेल की रेडियस कितनी है। भाई अगर फर्स्ट पे कर रहा है तो फर्स्ट की रेडियस, सेकंड पे कर रहा है तो सेकंड की रेडियस, शेल की रेडियस बन गई है। थर्ड पे कर रहा है तो डिस्टेंस हो जाएगी, थर्ड की रेडियस हो जाएगी। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा, जो हमें रेडियस कैलकुलेट करनी पड़ेगी ईच एंड एवरी शेल की, फॉर ईच एंड एवरी एटम के लिए। सेकेंड पॉइंट, वेलोसिटी क्या होने वाली है? अगर वो रिवॉल्व कर रहा है किसी भी शेल में, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी ईच एंड एवरी शेल में। थर्ड बात कि जब हमने बोला कि भैया हर शेल की जो एनर्जी है वो फिक्स एनर्जी है, तो वो फिक्स एनर्जी हमसे पूछी जाएगी और वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी किसी भी शेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होने वाली है। तो यहाँ पर बेसिकली बेटा ये 3 चीजें जिनके बारे में हमसे बात की जाती है, जिनके बेसिस पर क्वेश्चन हमें बनाए जाते हैं, और यहीं से हम लोग स्पेक्ट्रम को समझेंगे। तो वन बाय वन करके समझते हैं। अब इन्होंने क्या बोला, इनसे पूछा कि यार क्या सारे ही सर्कुलर पाथ में कर सकता है क्या इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व? नहीं, इन्होंने कहा नहीं, सिर्फ उन्हीं में कर सकता है जिसमें उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 पाई, एक प्रकार का कांस्टेंट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, h/2 पाई का मल्टीपल होगा। सो यहां से देखो आप कि ये लिखा हुआ है mvr बराबर nh/2 पाई। mvr क्या होता है? mv होता है मोमेंटम, और अगर r से मल्टीप्लाई कर दिया तो बन जाएगा एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम बेसिकली मल्टीपल होना चाहिए h/2 पाई का। इसका मतलब यहाँ पर एक n वैल्यू होनी चाहिए, और वो n वैल्यू क्वांटाइज्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है, पर इन बिटवीन नहीं हो सकती है। 1/2, 2/3 इस तरीके की वैल्यूज नहीं हो सकती है। सो पहली इक्वेशन तो यहां से हमें मिल गई कि भैया एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो h/2 पाई का मल्टीपल होता है। इनसे पूछा गया भाई क्यों होता है? इन्होंने कहा मुझे ये तो नहीं पता, सपने में आया होगा, जो भी होगा सिनेरियो, बट इन्होंने उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इसका एक्सप्लेनेशन आगे जाके डी ब्रॉय ने दिया
किस तरीके से दिया वो भी अपन लोग समझेंगे। सो अब पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास यहाँ पर। दूसरी इक्वेशन कि यार भैया इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर रिवॉल्व कर रहा है तो कोई ना कोई फोर्स तो होगा न्यूक्लियस का जो इसको अट्रैक्ट करके रख रहा होगा। तो वो जो फोर्स होगा, देखो बेटा ये एक प्रकार का चार्ज्ड पार्टिकल है। कैसा चार्ज्ड है? नेगेटिवली चार्ज्ड है। न्यूक्लियस कैसा चार्ज्ड है? पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो दो अपोजिट चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कुलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वैल्यू होती है k q1 q2 बाय r स्क्वायर। सो यही बात उन्होंने कहा कि भैया जो फोर्स लगेगा वो लगेगा k q1 q2 बाय r स्क्वायर, r स्क्वायर, r स्क्वायर। ठीक है, यहां पर इसको स्क्वायर कर लेते हैं अपन फटाफट से। तो ये है k q1 q2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, न्यूक्लियस एक प्रकार का सेंटर है, उसके अराउंड घूमता है तो एक और फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स और कुलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल होने चाहिए, क्योंकि लग तो सेम ऑब्जेक्ट पे रहे हैं, लग तो सेम जगह पे रहे हैं। तो वो जो फोर्स होता है उसको कहते हैं mv स्क्वायर बाई आर। तो यहां से इनको दूसरी इक्वेशन मिली कि k q1 q2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर। जब फर्दर, अच्छा Q1 क्या है? जहां पर Q1 है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, Q2 क्या है? न्यूक्लियस का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज को E लिख दिया और न्यूक्लियस के चार्ज को क्या लिख दिया? Z टाइम्स ऑफ E। देखो बेटा न्यूक्लियस जो है उसमें होते हैं Z नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो भी एटॉमिक नंबर होगा, सपोज हाइड्रोजन है तो 1 प्रोटॉन होगा, हीलियम है तो 2 प्रोटॉन होंगे, लिथियम है तो 3 प्रोटॉन होंगे। अच्छा, एक प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, मैग्नीट्यूड अपोजिट होता है। तो हमने प्रोटॉन के चार्ज को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ही कन्वर्ट कर दिया। तो हमने एक इलेक्ट्रॉन यहां रख दिया और यहाँ Z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज बता दिया। तो जब इस वैल्यू को रखते हैं तो हमें मिलता है kz स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। अब ये बन गई हमारे पास नंबर 1 इक्वेशन और ये रही हमारे पास नंबर 2 इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं V और R के लिए, V और R के लिए देखो बड़ा ही सिंपल है, कोई ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है। यहाँ आप सबका स्क्वायर कर दीजिए, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। वहां से v स्क्वायर की वैल्यू को उठा के यहाँ पे रख देंगे तो जो हमें r की वैल्यू मिलती है वो कुछ इस प्रकार मिलती है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई k z e स्क्वायर m, जिसका क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है। तो अगर ये वैल्यू आप याद कर सकते हैं तो बेटर है, नहीं कर सकते हैं तो आप इन दोनों की मदद से इसको निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर। अब इसमें देखो n को छोड़कर और Z को छोड़कर बाकी सब वैल्यू हमें नोन है। H की वैल्यू हम जानते हैं, 4 पाई की वैल्यू जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम लोग जानते हैं। तो ये जब सब वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो हमें एक ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला मिलता है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट की, किसी भी एटम में रेडियस अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो वो होती है 0.529 n स्क्वायर बाई Z एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है। इस चैप्टर से 3 सवाल हर बार आते हैं, उनमें से 1 या 2 सवाल आपसे बोर और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो वो कहां से पूछेंगे? यहीं से पूछेंगे। तो हमने रेडियस का फॉर्मूला लिख दिया। अब रेडियस की वैल्यू को जब हम वापस इनमें से किसी एक इक्वेशन में डाल देंगे तो हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो यहां से हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला भी मिल गया, 2.18 × 10⁻⁶ Z बाई n मीटर पर सेकेंड। बेटा यहां आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कैसा कंफ्यूजन सर? कि यहाँ n स्क्वायर बाई जेड है, यहाँ z बाई n है। इनकी क्लैरिटी रखिए कि क्या है, बार बार इनको रिवाइज करते रहिए क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे तो वो हमसे होना चाहिए। क्लियर है बात? तो ये 2 बातें हो गई। अब तीसरी बात करते हैं, हम लोग रेडियस जान चुके हैं, वेलोसिटी जान चुके हैं, अब बात करते हैं एनर्जी के बारे में। तो बेटा देखो टोटल एनर्जी किसी भी के भी पास जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आप सब लोग जानते हो हाफ mv स्क्वायर होती है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? माइनस k q1 q2 बाई r, f डॉट dr का इंटीग्रेशन को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया माइनस k q1 q2 बाई r। q1 हमें पता है क्या है, q1 है E, q2 क्या है? ZE। तो ये बन जाएगा ZE स्क्वायर बाई r, माइनस लगा हुआ है। अब देखो इन दोनों को डायरेक्टली ऐड तो हम कर नहीं सकते यहाँ क्योंकि दोनों डिफरेंट दिख रही है हमें। तो हम क्या कर सकते हैं, mv स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ से उठा के पुट कर सकते हैं। जब mv स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ से उठा के पुट करूंगा तो एक r से एक r कट जाएगा। तो mv स्क्वायर बराबर क्या हो गया? kz स्क्वायर बाई r। तो हाफ था, kz स्क्वायर बाई r हो गया और ये माइनस kz स्क्वायर बाई r हो गया। जब इन दोनों का सम किया तो हमें क्या मिल रहा है? माइनस ऑफ हाफ kz स्क्वायर बाय r, क्योंकि जो नेगेटिव वैल्यू है वो बड़ी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू छोटी वैल्यू है। तो हमें डेफिनेटली जो आंसर मिलेगा वो एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी और नेगेटिव वैल्यू एनर्जी की ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये बेसिकली हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई। इसका भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। देखो बेटा ये r है, r की वैल्यू ये है। जब r की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो बाकी चीजें तो हम जानते हैं z और n को छोड़कर, तो हमें एक फॉर्मूला मिलेगा
जिसको हम लोग समझेंगे। पहले आप समझिए कि हमसे कई बार सवाल इस पे भी बेसिस पे पूछा जाता है और कई बार हमें सवाल में टोटल एनर्जी ना दे करके पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, उसको कैसे हमें टोटल एनर्जी से रिलेट करना है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये रहा। तो जब इन तीनों में आप रिलेशन देखोगे, आराम से रिलेशन देखोगे, तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा कि काइनेटिक एनर्जी बराबर माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बराबर 2 इंटू टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 इंटू पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको याद रखने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जहां जहां काइनेटिक एनर्जी लिखा है उसके सामने माइनस आएगा ही आएगा, और जहां जहां पर पोटेंशियल एनर्जी लिखा है उसके सामने 2 आएगा ही आएगा। इसको आप इनमें लगा करके सिर्फ अगर आप इसको याद रख लें तो भी काम हो सकता है, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन बहुत सारा क्रिएट हो सकता है। तो उसके लिए आप इस सिंपल बात को याद रख सकते हैं। क्लियर है। अब जब हम यहां पर आर की वैल्यू को पुट कर देंगे टोटल एनर्जी में, दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑफ द ऑर्बिट, जब यहां पर आर की वैल्यू को पुट कर दिया जाएगा तो हमें एक ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज -13.6 z² बाय n²। बट यूनिट हमेशा ध्यान रखें, वो मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। अगर हमें उसको जूल में कन्वर्ट करना है तो आपको ये बात पता होनी चाहिए एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग क्या लिखते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल लिखते हैं। तो जस्ट हमने उससे मल्टीप्लाई करके जूल पर एटम बना दिया इसको। अब जूल पर मोल में बोल दिया गया, देखो केमिस्ट्री में हम बात कर रहे हैं तो मोल कभी भी आ सकता है, ठीक है। तो अगर जूल पर मोल में बोल दिया तो एक एटम में इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी, तो एक मोल में कितनी हो जाएगी, तो बच्चों Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस वैल्यू को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जूल पर मोल हो जाएगी। हो सकता है किलो जूल पर मोल दी हो, किलो जूल पर मोल दी हो तो इसको 1000 से डिवाइड कर सकते हैं और हम लोग किलो जूल पर मोल में भी लिख सकते हैं। तो आप ये एकदम बेसिक फॉर्मूला याद रखिए, ठीक है। वेलोसिटी के फॉर्मूले में z/n आता है, रेडियस के फॉर्मूले में n²/z आता है और एनर्जी के फॉर्मूले में z²/n² आता है, z²/n² आता है। अब यहां पर बेटा हम लोग डिफरेंट वैल्यू z की n की पुट करके डिफरेंट एनर्जीज ला सकते हैं। क्लियर है बात, क्लियर है बात, क्लियर है बात। अब देखिए जो यहाँ ग्राफ बनाया हुआ है, बड़ा ही ब्यूटीफुल सा ग्राफ बनाया हुआ है, एनर्जी वर्सेस शेल नंबर, एनर्जी वर्सेस शेल नंबर। आप देखेंगे कि एनर्जी और शेल नंबर का रिलेशन क्या है कि E जो है वो प्रोपोर्शनल है 1/n² के, इनफैक्ट -1/n² के, ठीक है। तो जो ग्राफ का नेचर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि जब बेटा हमने n इज इक्वल्स टू 1 यहां पर पुट किया, हाइड्रोजन के लिए बात कर ले, z बराबर 1 रख सकते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। जब 1 पुट किया तो हमें जो एनर्जी मिलती है -13.6 मिलती है, फिर जब 2 पुट किया तो -3.4 मिलती है। तो थोड़ी सी डिस्टेंस पर मिलती है वाली वैल्यू में एनर्जी गैप ज्यादा होता है। जब 3 पुट किया तो -1.51, एनर्जी गैप थोड़ा सा कम हो रहा है। फिर उसके बाद 4 पुट करेंगे तो -0.85, 5 पुट करेंगे तो -0.54 मिलती है। तो बेसिकली जैसे जैसे हम लोग शेल नंबर बढ़ा रहे हैं, एनर्जी का जो गैप है वो गैप कम होता जा रहा है, और ये इसका एग्जीक्यूशन बहुत ज्यादा होता है क्वेश्चंस में। हम लोग बैठे रहते हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठ जाते हैं, बट हमें ये बात ही समझ नहीं आती कि हम लोग 4 ऑप्शन देख के वैसे ही आंसर कर सकते हैं। इसीलिए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमको थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए कि एग्जैक्टली थ्योरी पॉइंट क्या है। मैथमेटिकल को हम लोग थ्योरी में कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हम बार बार वो कैलकुलेट करेंगे तो हमें बहुत सारा समय लगने वाला है, क्योंकि कैलकुलेशन आपको पता है कि हमें समय लगता है, ठीक है। चलिए, तो बेटा जैसे जैसे एनर्जी गैप, जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा एनर्जी गैप क्या होता जाएगा, एनर्जी गैप छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो ये रही बात एनर्जी की। हम लोग इन 3 फॉर्मूलाज में वैल्यूज डालकर तीनों चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात एक और आती है यार बेटा फ्रीक्वेंसी के रिगार्डिंग। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है यार, 1/टाइम होती है। 1/टाइम, टाइम कितना लग रहा है रिवोल्यूशन में, कि एक चक्कर लगाने में डिस्टेंस कितने ट्रेवल कर रहा है, 2πr ट्रेवल कर रहा है, और बाय वेलोसिटी, नीचे टाइम था ना तो ऊपर वेलोसिटी जाएगी, नीचे 2πr आएगा। अच्छा, v किसके प्रोपोर्शनल है, z/n के प्रोपोर्शनल है, r किसके प्रोपोर्शनल है, n²/z के प्रोपोर्शनल है। तो जब हम लोग फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनलिटी देखते हैं तो वो हमें मिलती है z²/n³। और यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको 2 अलग अलग n दे दिए जाए, 2 अलग अलग z दे दिए जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इनकी फ्रीक्वेंसीज का रेशियो क्या होगा। तो जब भी आप लोग रेशियो निकालते हैं बेटा, तब आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी को ध्यान रखें, कांस्टेंट को दूर जाने दें। इतनी बात क्लियर है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, इन पर बेस्ड अपन लोग क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो जो फर्स्ट शेल की एनर्जी होती है वो -13.6 होती है, सेकंड शेल की जो एनर्जी होती है -3.4 होती है। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अगर सेकंड शेल पर है और सेकंड शेल से इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल पर आना है, तो -3.4 से -13.6 पर आना है, तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को और रिलीज करना पड़ेगा।
कम पे आ रहा है, कम पे आ रहा है, तो एनर्जी को रिलीज करके ही कम पे आएगा। तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसके करस्पॉन्डिंग जो रेडिएशंस होती हैं, उन रेडिएशंस को हम लोग अगर प्रिज्म में से पास करते हैं तो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो भी पैटर्न्स हमें दिखाई देते हैं उन पैटर्न्स को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये पैटर्न लाइन हो सकते हैं, ये पैटर्न बैंड की फॉर्म में हो सकते हैं, इट कुड बी लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। क्लियर है बात? तो यहीं से स्पेक्ट्रम आता है कि यार जो हाइड्रो जब भी किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन आउटर शेल से इनर शेल पे आ रहा है तो एनर्जी रिलीज कर रहा है। जो भी एनर्जी रिलीज कर रहा है, जैसे यहां पर एनर्जी कितने रिलीज कर रहा है, दोनों को माइनस कर देंगे, डिफरेंस ले लेंगे, तो डिफरेंस जो इनका आता है 10.2 एनर्जी रिलीज कर रहा है, माइनस 10.2 आता है, मतलब रिलीज कर रहा है 10.2। उसके करस्पॉन्डिंग जो भी रेडिएशन एमिट होगी उसका वेवलेंथ निकाल सकते हैं। यही तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपसे पूछा जाता है। तो सर एनर्जी का जो गैप है वो 10.2 है और आपको पता होना चाहिए एनर्जी गैप बराबर क्या होता है, एचसी बाय लैम्डा होता है। एचसी की वैल्यू, आप एचसी की वैल्यू देखो, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो एचसी की वैल्यू बेटा आप 12,400 डाल करके लैम्डा एंगस्ट्रॉम में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो रिडबर्ग फॉर्मूला हमें मिलता है वो बेटा यहीं से तो मिलता है, या तो यही फॉर्मूला लगा करके दो एनर्जी लेवल के बीच में जो भी एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी रिलीज बराबर क्या हो जाएगा, एचसी बाय लैम्डा। एचसी कांस्टेंट है 12400, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। यही तो रिडबर्ग फॉर्मूला है। इसी को थोड़ा काट छाट कर दिया, डेल्टा ई को E2 माइनस E1 लिख दिया, तो फाइनली हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है कि 1 बाय लैम्डा बराबर एचसी को इधर भेज देंगे तो ये बन जाता है बेटा आर एच रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू जी स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। मैं तो कहूंगा आप लोग इस फॉर्मूले का यूज कम किया करो, इस फॉर्मूले का यूज ज्यादा किया करो, एनर्जी गैप में बातें करना सीखो ताकि आपको थोड़ा सा सोचने में आसानी होगी। तो ये रिडबर्ग जो कांस्टेंट होता है आर एच, उसकी वैल्यू होती है 1/912 एंगस्ट्रॉम। तो हम लोग डायरेक्ट ये वैल्यू डाल सकते हैं, है ना। सेंटीमीटर इनवर्स वगैरह में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, डायरेक्टली एंगस्ट्रॉम में काम कर सकते हैं हम लोग, है ना। जबरदस्ती 109766 ये सब मत याद करो प्लीज, 912 सिंपल याद रखो, 1/912 याद रखो। क्लियर है बात, क्लियर है बात। अच्छा, लैम्डा जो आएगा वो किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वैल्यू भी एंगस्ट्रॉम में। अगर हाइड्रोजन की बात हो रही है तो Z बराबर 1 हो जाएगा, हीलियम प्लस की बात हो रही है तो Z बराबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर में सर n1 में n2 में कौन सी वैल्यू रखें, सपोज 2 से 1 पे आ रहा है तो सर यहाँ 1 रखें यहाँ 1 रखें, इतना दिमाग मत लगाओ, कहीं भी जो मन कर रहा है रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नीट्यूड सेम आएगा, आपको आंसर पॉजिटिव लाना है, वेवलेंथ है पॉजिटिव ही आनी चाहिए। तो आप 1 में से 1/4 घटाओ या 1/4 में से 1 माइनस करो, भैया मैग्नीट्यूड सेम आएगा। आपको मैग्नीट्यूड से मतलब होना चाहिए, क्लैरिटी रखो कि मेरे को यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले n1 आएगा बाद में n2 आएगा। तो यहाँ आप एक अपना दूसरा कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए, हीलियम प्लस के लिए हम लोग किसी के लिए भी बेटा वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं इस प्रकार से, रिडबर्ग इक्वेशन, रिडबर्ग फॉर्मूले का यूज करके, या फिर सिंपल डेल्टा ई बराबर एचसी बाय लैम्डा का यूज करते हुए। अब ये जो हमने 2 से 1 पे गिराया, अब इसके बहुत सारे केसेस हो सकते हैं यार, क्योंकि एक एक एटम में, किसी भी एटम में कितनी शेल्स होती हैं, सर एटम बताओ, हाइड्रोजन एटम बता दिया, कितनी शेल होती है, इनफाइनाइट शेल्स होती है। इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट शेल्स पर हो ना हो वो एक अलग बात है, शेल्स तो इनफाइनाइट हो सकती हैं। तो भैया इलेक्ट्रॉन कहीं भी, जैसे गर्म करेंगे हम लोग एटम को, इलेक्ट्रॉन कहीं भी एक्साइट होकर वापस डी एक्साइट हो सकता है। जो वापस डी एक्साइट होगा तो वो कोई सा भी पाथ अपना सकता है, सपोज 4 पे चला गया, 1 से 4 पे चला गया, 4 से जब वापस आ रहा होगा तो 4 से हो सकता है 2 पे आ जाए, फिर 2 से 1 पे आ जाए, 4 से 3 पे आ जाए, 3 से 1 पे आ जाए, 4 से डायरेक्टली आ जाए, या टुकड़ों में आ जाए। तो वो सब टुकड़े जो कहते हैं बेटा, उन्हीं को तो हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। तो ये जो है बेसिकली आपके एनर्जी लेवल ही है। पहला एनर्जी लेवल -13.6, आप लोग ऐसा समझिए कि हमारे पास ऐसा कुछ स्फेरिकल था जिसको हमने खींच के सीधा कर दिया। देखो समझने के लिए हमको ना जल्दी से जल्दी सवाल करना है, पीएचडी हमको किसी भी टॉपिक में नहीं करनी है, तो हमसे जल्दी क्वेश्चन हो जाए उसके लिए हमें जो समझना पड़े वो हम समझने के लिए रेडी होने चाहिए, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपके माइंडसेट में होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर एनर्जी लेवल है फर्स्ट -13.6, सेकंड -3.4, नेक्स्ट -1.5, नेक्स्ट -0.84, नेक्स्ट -0.54 या 55 के आसपास। तो इन सीरीज में देखो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ रहा होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग रेडिएशन इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। सपोज मान लीजिए 1 पर आके गिर रहा है, 1 पर आके गिरना कांस्टेंट है, कहीं से भी गिर सकता है, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से इनफाइनाइट से, तो 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से, और ये रेड वाली लाइन जो दिख रही है इनफाइनाइट से गिर रहा है। यहां पर नेक्स्ट सीरीज में
अच्छा, इस प्रकार की सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन सीरीज बोलते हैं, लाइमन सीरीज बोलते हैं। और इन सारी वेवलेंथ का जब हम लोग, इन सारी रेडिएशंस का हम लोग जब वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं तो बेटा वो वेवलेंथ हमें मिलती है यूवी रीजन में। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज एंड सो ऑन, बहुत सारी रेज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। तो आप जानते होंगे कि जब इधर से इधर आते हैं तो एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती है, लैम्डा की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो वही जो लैम्डा है वही तो कैलकुलेट किया है हमने, रिलेट करो टॉपिक्स को, वही लैम्डा हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है और ये आता है यूवी रीजन में, जिसकी वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली जो भी सेकंड पे आकर के गिर रहा है, सेकंड पे आकर के गिर रहा है 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से इनफाइनाइट से, उस प्रकार की सीरीज को हम लोग बोलते हैं बाल्मर सीरीज, जिसकी कुछ शुरुआत की लाइंस, 4 लाइन विजिबल रीजन में आती है। इसलिए हम पूरा इसको विजिबल रीजन में बोल देते हैं कि भैया इसमें जो वेवलेंथ कैलकुलेट होकर के आती है वो विजिबल रीजन में आती है, जो कि लगभग लगभग 350 370 नैनोमीटर से लेकर के लगभग लगभग 600 650 या 700 नैनोमीटर के आसपास तक होती है। नेक्स्ट 3 पर आकर गिर रहा है, 3 पर आकर गिर रहा है तो क्या बोल सकते हैं हम इसको, पाश्चन सीरीज नाम दे सकते हैं। और ये कौन से रीजन में आती है, आईआर में। 3 पर कहां से गिरेगा, 4 से 5 से 6 से। वैसे ही ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, तो लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, इनके रीजन, पहला यूवी रीजन, उसके बाद में हमको क्या कौन सा रीजन मिलेगा, विजिबल रीजन, फिर आईआर रीजन एंड सो ऑन हमें मिलते जाएंगे। क्लियर है बात। अब देखो सिंपल सी बात यहाँ पे फिर से समझना, मैं फिर से आपको वही बात बता रहा हूँ बार बार कि जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़े, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, डेल्टा ई की वैल्यू कम होती जाएगी। डेल्टा ई अगर कम होगा तो लैम्डा बढ़ेगा, क्योंकि डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। सो अगर डेल्टा ई, चेंज इन एनर्जी, कम होगा तो बेटा वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इनकी जो वेवलेंथ है सबसे कम होती है, उसके बाद इनकी वेवलेंथ 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 होती है, जो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो आइए हम लोग करते हैं इनको कैलकुलेट। सबसे पहली बात देखो जो यहाँ दिख रही होगी आपको कि यार ये जो पहली लाइन है ना, पहली लाइन किसी भी सीरीज की जो पहली लाइन है, किसी भी सीरीज की जो पहली लाइन है, किसी भी सीरीज की जो पहली लाइन है, उसको बोला जाता है अल्फा लाइन या फर्स्ट लाइन। किसी भी सीरीज की जो लास्ट लाइन है, जो इनफाइनाइट से गिर रही है, उसको बोला जाता है अल्टीमेट लाइन या सीरीज लिमिट लाइन, इन नाम से पुकारा जाता है उसको, है ना। तो फर्स्ट लाइन ऑफ द एनी सीरीज को अल्फा लाइन बोलेंगे, लास्ट लाइन ऑफ द एनी सीरीज को सीरीज लिमिट लाइन बोलेंगे या अल्टीमेट लाइन बोलेंगे। अब लाइमन में समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। लाइमन में अल्फा लाइन लिखा है, अल्फा लिखा है, लाइमन मतलब एक पर गिरना, अल्फा मतलब फर्स्ट लाइन। एक पर कहां से गिरेगा, 2 से गिरेगा, तो 2 से कहां आ रहा है, एक पर आ रहा है। 2 से 1 पे आ रहा है, रेडबर्ग फॉर्मूला लगाइए, या फिर डेल्टा ई बराबर है सी बाय लैम्डा वाला फॉर्मूला लगाइए, दोनों सेम वैल्यू आएगी। 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय 912 इंटू जेड स्क्वायर। 1 हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहे हैं, 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर, तो लैम्डा की वैल्यू यहां से भी मिलती है बेटा 1216 एंगस्ट्रॉम। ठीक, सीरीज लिमिट लाइन की बात करें, सीरीज लिमिट लाइन, लाइमन, लाइमन मतलब 1 पर गिरना, सीरीज लिमिट मतलब इनफाइनाइट से गिरना, तो इनफाइनाइट से 1 पर गिरना, तो 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय इन्फिनिटी स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमें मिलती है 912 के आसपास। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं अल्फा लाइन से इनफाइनाइट वाली लाइन की तरफ जा रहा हूं तो एनर्जी गैप बढ़ता जा रहा है, और एनर्जी गैप बढ़ रहा है तो वेवलेंथ छोटी होती जाएगी। समझो, इधर लाइमन पे फोकस करो, नजर आपकी पूरी लाइमन पे होनी चाहिए। और ये जो अल्फा लाइन है इसका एनर्जी गैप इतना है, बीटा का इतना है, और इनफाइनाइट का तो पूरा है। तो ये एनर्जी गैप बढ़ रहा है जब हम इधर से इधर चल रहे हैं पर्टिकुलर सीरीज में। हर सीरीज में सेम चीज होगी, बामर सीरीज में भी सेम चीज होगी। जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे, इनफाइनाइट की तरफ जाते जाओगे, डेल्टा ई बढ़ता जाएगा, डेल्टा ई बढ़ता जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू डिक्रीज होगी, जो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो और थ्योरेटिकली भी इसको याद रख सकते हो। क्लियर है इतना पॉइंट। नेक्स्ट, तो यहां से जो कंक्लूजन हमें निकल देखने को मिल रहा है, किसी भी सीरीज में अल्फा अल्फा लाइन का जो वेवलेंथ होगा वो सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद एनर्जी गैप बढ़ रहा है तो वेवलेंथ घट रहा है। और अगर सीरीजेस का आपस में कंपैरिजन किया जाए तो लाइमन सीरीज 1 पर गिर रही है, 1 की एनर्जी -13.6 होती है, तो एनर्जी गैप उसका ज्यादा होगा ही होगा, और एनर्जी गैप ज्यादा होगा तो उसका वेवलेंथ कम होगा। तो लाइमन का वेवलेंथ, फिर बाल्मर की हर लाइन कोई सी भी लाइन ले लीजिए, हर लाइन का वेवलेंथ बाल्मर की हर लाइन से कम होता है लाइमन का। देन बामर, देन पाश्चन एंड सो ऑन। तो दीज आर सम ऑफ द कंक्लूजन जो आपको याद
याद रखने हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो ये आप इन पर बेस्ड क्वेश्चन को बना सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट जो बात आती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, वो बात आती है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ इन एन हाइड्रोजन एटम सैंपल कितनी होने वाली है, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा हमने यहां पर बनाए हैं दो केस में कौन कौन से केस है। नंबर वन केस, जबकि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहा है 1 पर। दूसरा केस, कोई भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से एक्साइटेड स्टेट से आ रहा है, किसी दूसरी एक्साइटेड स्टेट पर 1 पर नहीं आ रहा है, किसी दूसरी एक्साइटेड स्टेट पर आ रहा है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि जहां पर इलेक्ट्रॉन फॉल होता है 1 n से 1 पर, तो n मैंने 4 मान लिया कि भैया 4 से 1 पे गिरा रहा हूं, तो 4 से 1 पे गिरने के लिए डिफरेंट वेवलेंथ की कितने स्पेक्ट्रल लाइंस हमें मिलेंगी। देखो 4 से 1 पे जब गिरेगा तो कितने डिफरेंट एनर्जी गैप हो सकते हैं, वही सेम बात हो गई है, कितने डिफरेंट एनर्जी गैप हो सकते हैं, कितने डिफरेंट लैम्डा हो सकते हैं, कितने डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन हो सकती है, तीनों बातें सेम है। तो 1 पे गिरने वाली लाइमन की कितनी लाइन से, 2 से 3 से 4 से, बामर की 3 से 4 से, पास्चन की सिर्फ 4 से। तो टोटल बेटा आपको मिल रही है डिफरेंट एनर्जी गैप वाली, डिफरेंट वेवलेंथ वाली 6 लाइंस। और क्या सर हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, बार बार नहीं करेंगे ना, हम तो फॉर्मूला लगा देंगे n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाय 2n इंटू एन प्लस वन नहीं है यार, ये तो -1 है, -1 है, -1 है। तो ये हो गया बेटा n इंटू n -1 डिवाइडेड बाई 2, n की वैल्यू आप रखिए 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया है आपके पास में 6। अच्छा फॉर्मूला कैसे आया, चलो फॉर्मूला का डेरिवेशन भी करते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी पीएनसी पता है तो भी कर सकते हो, नहीं पता है फिर भी कर सकते हो। देखो 4 से 3 पर आने वाली, 4 से ओनली 3 पर आने वाली 1 लाइन, यानी कि इसमें पूछ लिया जाए कि भैया 4 से 1 पे गिर रहा है, लेकिन पाश्चन सीरीज की लाइंस बताइए। पाश्चन सीरीज में एक ही है, लाइमन बामर पाश्चन, पाश्चन में तो एक ही आ रही है, पाश्चन मतलब 3 पर गिर रही है, 4 से गिर रही है, 4 माइनस 3 कितना हो गया है, 1 हो गया है। 4 माइनस 2 ओनली 2, 2 4 माइनस 2 2 हो गया। 4 से ओनली 1 पर 4 माइनस 1 कितना हो गया बेटा, 3 हो गया है। इन तीनों का अगर आप सम कर दोगे तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। इसी का आप डेरिवेशन भी कर सकते हो कि n से 1 पर n माइनस 1, n से 2 पर n माइनस 2, n से 3 पर n माइनस 3, n से n माइनस 1 पर तो n माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आप इसका सम करेंगे तो आपको यही फॉर्मूला मिलेगा, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 मिलेगा। क्लियर है इतनी बात, जिसमें आप लाइमन की, पाश्चन की, बामर की ओनली लिखा है, अगर ओनली लिखा है तो आपको जस्ट माइनस करना है। 4 से ओनली 1 पर आने वाली 4 माइनस 1 बराबर 3 है, 4 से 1 पर टोटल आने वाली, तो टोटल में तो हमको 2 3 भी काउंट करने पड़ेंगे, तो टोटल फॉर्मूला लगा के आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर किसी दूसरी एक्साइटेड स्टेट पर आ रहा है तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ये वाला, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 भी आएगा, डिवाइडेड बाय 2 भी आएगा। तो बेटा जैसे मान लो एक एग्जांपल है, 5 से 2 पर आ रहे हैं, तो 5 से अगर हम 2 पर आ रहे हैं तो भैया मैंने तो 5 से 1 तक बना दिए। 5 से 2 पर आने वाली, ओनली 2 पर आने वाली 3 है, ओनली 3 पर आने वाली 2 है, ओनली 4 पर आने वाली 1 है। इनका सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल के देखिए, 5 वैल्यू डालिए, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये बन गया 3 इंटू 4 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 6। फिर इसमें भी आपसे पूछ सकता है कि भैया लाइमन में आने वाली बताइए, पाश्चन में आने वाली बताइए, ब्रैकेट में आने वाली बताइए, विजिबल रीजन में आने वाली बताइए, यूवी रीजन में आने वाली बताइए। तो डिफरेंट इस प्रकार की बातें आपसे की जा सकती है। किसी पर्टिकुलर शेल नंबर पे अगर ओनली उसी पे गिराना है तो माइनस कर दो ऊपर वाले लेवल से, उतनी लाइंस आने वाली, लेकिन टोटल अगर चाहिए तो यू कैन यूज सच काइंड ऑफ फॉर्मूलाज। तो ये है बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जिसके बेसिस पर हम लोगों से पूछे जाते हैं बहुत सारे सवाल, बोर मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बाकी अगर और भी ऐसे कुछ टॉपिक्स जिन, अब आप इसके सबसे पहले तो आप इसके क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन बनाने में अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट में आके तुरंत से उसको लिखेंगे, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट बात, अगर आपको और भी कोई टॉपिक ऐसे हैं जिनकी डिटेल्ड में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और बाकी तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले किसी टॉपिक में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।